हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस जो भी सीटेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ से मैंने इन क्वेश्चंस को पिक किया है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में या तो रिपीट होते हैं या सेम पैटर्न या सेम टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। हम इस वीडियो में कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा और कैसे आप उस करेक्ट आंसर तक ईज़िली पहुंच सकते हो और अपने मार्क्स जो है वो बढ़ा सकते हो, गेन कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास के जो सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 13 है इस वीडियो का। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके पहले सीटेट एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा और बहुत हेल्प मिलेगी आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में जो जुलाई में कंडक्ट होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी। ऑप्शंस हमें गिवन है शेपिंग, सेकंड है सीरिएशन, थर्ड है सोशल आइसोलेशन एंड फोर्थ है रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है, ये हमसे पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला है शेपिंग जिसे हिंदी में कहते हैं ढालना, और दूसरा क्रमबद्धता, थर्ड है सामाजिक पृथक्कीकरण और चौथा है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। ये हमसे पूछा गया है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, यानी कि जो सहगामी अधिगम युक्ति है वो क्या होती है। इसमें स्टूडेंट्स या कुछ लोग एक साथ ग्रुप में सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं लर्निंग करने में, सीखने में एक दूसरे की मदद से और एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर करके वो सीखते हैं। उसको हम लोग कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं लर्निंग करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, जिसे हिंदी में पारस्परिक रूप से प्रश्न करना कहा जाता है। शेपिंग इसमें नहीं होगा, सीरिएशन भी नहीं होगा, और सोशल आइसोलेशन करना यानी कि किसी को अलग करना, उसका पृथक्कीकरण करना, ये भी इसका जो है वो करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। एक दूसरे से प्रश्न करना और पारस्परिक रूप से, ये जो है इसकी एक लर्निंग स्ट्रेटेजी इसकी एक लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग करना। प्रश्न करके जो है एक दूसरे को इससे सीखा जाता है या सिखाया जाता है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लुएंसी, इलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो हमसे पूछा गया है कि प्रवाह, विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं। पहला ऑप्शन गिवन है ईगो सेंट्रिज्म, यानी कि जिसे हिंदी में बोला जाता है आत्म केंद्रीकरण। दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। थर्ड है क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता। और फोर्थ ऑप्शन है फंक्शनल फिक्स्डनेस यानी कि कार्यात्मक अटलता। तो फ्लुएंसी, इलेबोरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी हमसे पूछा गया कि किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्रिएटिविटी होगा, सृजनात्मकता। अगर क्रिएटिव होना है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आपको लानी है, तो फ्लुएंसी होनी चाहिए, इलेबोरेशन होना चाहिए क्रिएटिव होने के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबल तरीके से सोचेंगे, डाइवर्जेंटली सोचेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, मतलब आपकी थिंकिंग अगर फ्लेक्सिबल होगी तो ही आप क्रिएटिव हो सकते हो। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इसको निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है इक्विटी यानी कि समता। दूसरा है सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग यानी कि पृथकीकरण और नामीकरण। थर्ड है सिस्टमैटिक एडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
फोर्थ का जो होगा हिंदी में व्यक्तिगत विविधताओं को अपनाना। तो हमसे इंक्लूसिव टीचिंग के बारे में पूछा गया है। इंक्लूसिव टीचिंग में जो है हर तरह के बच्चों को मतलब उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए उनकी नीड्स को पूरा करते हुए उनको एक साथ जब टीचिंग कराई जाती है तो उसको इंक्लूसिव टीचिंग कहते हैं। तो इसका जो हमसे पूछा गया कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सेग्रीगेशन और लेबलिंग करना। अगर हम बच्चों को सेग्रीगेट कर देंगे, अलग कर देंगे और उनको लेबल करेंगे तो ये इंक्लूसिव टीचिंग नहीं कहलाएगी। इंक्लूसिव टीचिंग में हम बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करते बल्कि उनको इंक्लूड करते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। और इक्विटी होगा, इक्विटी का मतलब होता है कि नीड्स के हिसाब से जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, इसको हम लोग इक्विटी कहते हैं। सिस्टमैटिक एडेप्टेशन टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को एडेप्ट करना यानी कि जो विभिन्नताएं हैं और उनके साथ अनुकूलन करना, एक तरह से आप कह सकते हो विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन करना, अडेप्ट करना, ये भी ज़रूरी होता है इंक्लूसिव टीचिंग के लिए कि आप अलग अलग तरह के बच्चे, डाइवर्स लर्नर्स को एक साथ मतलब अडेप्टेशन करना सीखें। सो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा, हमसे नॉट पूछा हुआ है तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है सेकंड वो करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 द करेक्ट वे टू रेफर टू अ पर्सन हु हैज़ लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज़। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले जो व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। अगर किसी भी पर्सन को इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरह से बोलोगे, आप उसको कैसे आप एक तरह से रेफ़र करोगे, उस पर्सन को आप क्या बोलोगे, सही ढंग क्या है ये बोलने का। तो पहला है मेंटली रिटार्डेड, क्या आप ऐसे व्यक्ति को मेंटली रिटार्डेड कह के संबोधित करोगे, मानसिक मंदित कहोगे। दूसरा है पर्सन विद इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप यानी कि बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति, ये कह के आप उसको क्या संबोधित करेंगे। थर्ड है मेंटली हैंडीकैप जिसे हिंदी में बोला जाता है मानसिक विकलांग। और फोर्थ ऑप्शन है पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट वे है रेफ़र करने का वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। टीचर ऑफन एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द प्रोसेस विच दे यूज्ड इन सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस स्ट्रेटेजी इज़। तो एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक क्या है, ये हमसे पूछा गया है। पहला, ये मीनिंगलेस है, बिल्कुल भी इसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन है। दूसरा है शुड बी यूज रेयरली, इसे कभी कभार इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। थर्ड है अधिगम की गति को बाधित करती है, क्या ये डिस्टर्ब करती है पेस ऑफ लर्निंग को। फोर्थ ऑप्शन है हेल्प्स इन डेवलपमेंट स्किल्स, अधिसंज्ञानात्मक जो कौशल है उसके विकास में ये मददगार है। ये हमसे पूछा गया है कि अगर एक टीचर अपने जो स्टूडेंट है उनको जो भी उन्होंने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो अगर टीचर उनसे ये पूछ रहा है कि आपका प्रोसेस क्या था सॉल्व करने का, आपने कैसे सॉल्व किया, इसकी प्रक्रिया को जो है डिस्क्राइब करने के लिए बच्चों को एनकरेज करता है कोई टीचर, तो बढ़ावा देता है एक तरह से। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से ये हमारी मदद कर सकती है। तो ये मीनिंगलेस तो बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है कभी कभी यूज़ करनी चाहिए, ये भी गलत है। थर्ड है कि हमारी पेस ऑफ लर्निंग को, जो हमारी स्पीड है लर्निंग की, उसमें ये बाधा पहुंचाती है, तो ये भी एक तरह से गलत है, बल्कि ये हेल्प करती है लर्निंग में, ना कि बाधा पहुंचाती है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट स्किल्स को में हेल्प करती है, उसको बढ़ाने में मदद करती है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है फिफ्थ क्वेश्चन के लिए वो बिल्कुल करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes दैट एजुकेशन शुड बी।
तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। पहला है फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्या शिक्षा वेदन और अभ्यास पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा है इंक्वायरी ड्रिवन डिस्कवरी ओरिएंटेड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण प्रेरित या खोज उन्मुखी। थर्ड है टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक, पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित। और फोर्थ है ओरिएंटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, क्या सिर्फ परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्या सिर्फ पहला ऑप्शन है ड्रिल एंड प्रैक्टिस से होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करके एक तरह से आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है कि सिर्फ टीचर सेंट्रिक होना चाहिए या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक एजुकेशन कभी भी नहीं होती है, एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक होती है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन कहता है ओरिएंटेड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, क्या सिर्फ एग्ज़ाम्स में पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए जो है वो लर्निंग ओरिएंटेड होनी चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि इंक्वायरी ड्रिवन होना चाहिए, कि आप जो है इंक्वायरी करके खोजबीन करके डिस्कवरी करके आप चीज़ों को सीख रहे हो, मतलब एक तरह से आप उसके बारे में पता लगा रहे हो, अच्छे से डीप नॉलेज ले रहे हो। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन कहता है राघव प्रिटेंड्स टू राइड अ ब्रूम स्टिक टू रिप्रेजेंट राइडिंग अ हॉर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, यानी कि जो राघव है वो एक झाड़ पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसके पास एक झाड़ू है और झाड़ू पे वो इस तरह से चढ़ रहा है जैसे कि वो घोड़े पर सवार हो। तो ये जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, मतलब इसकी वो जो राघव की एबिलिटी आप उसको क्या बोलोगे। पहला ऑप्शन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है ईगो सेंट्रिज्म, थर्ड है कंजर्वेशन या फोर्थ है सीरिएशन। तो क्या ये सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, दूसरा आत्म केंद्रीयवाद है, ये थर्ड है संरक्षण है, या फोर्थ है क्रमबद्धता है। तो राघव जो है वो झाड़ू को हॉर्स की तरह दिखा रहा है, मतलब वो झाड़ू को एक तरह से सिंबल की तरह यूज़ कर रहा है, मतलब वो एक संकेत यानी कि सिंबल की तरह यूज़ कर रहा है हॉर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो है राघव की जो ये एबिलिटी है उसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, यानी कि सांकेतिक प्रस्तुतिकरण बोलेंगे। सेवन्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस इज पोजेस्ड बाय पीपल हु थिंक मोर डाइवर्जेंटली देन अदर्स इन अ नोवेल सिचुएशन। तो एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है, ये हमसे पूछा गया। पहला है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत बुद्धि कहा जाता है। दूसरा है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि। थर्ड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसे सृजनात्मक बुद्धि कहा जाता है। और फोर्थ है प्रकृतिवादी जो बुद्धि होती है, जिसे नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो नई तरह से सोच पा रहा है, कुछ नया सोच पा रहा है और डाइवर्जेंटली सोच पा रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सोच पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप उसकी जो इंटेलिजेंस है उसको आप क्या कहोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी कि सृजनात्मक बुद्धि, जिसमें डाइवर्जेंटली सोचा जाता है, कुछ नया सोचा जाता है। तो थर्ड आंसर इसका होगा। इंटरपर्सनल नहीं होगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है दूसरे के बारे में जब आप सोच पाते हो। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी इसका आंसर नहीं होगा। 8th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है कि निमोनिक्स डिवाइस क्या होते हैं। निमोनिक्स को हिंदी में हम लोग स्मृति विषयक युक्ति कहते हैं। तो इसमें से कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। पहला अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। दूसरा है अ टेक्निक फॉर रेगुलेशन ऑफ इमोशन, क्या ये वह तकनीक है जो संवेगों के नियम के लिए प्रयोग में लाई जाती है। थर्ड है एन इफेक्टिव बिहेवियरिस्टिक स्ट्रेटेजी, ये एक प्रभावशाली व्यवहारवादी युक्ति है। फोर्थ है एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान का ये उदाहरण है। तो निमोनिक्स क्या होते हैं। निमोनिक्स एक तरीका होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को अगर हमें याद करना है तो हम इस तरीके से उसको याद कर लेते हैं। जैसे कि अगर प्लैनेट्स के नाम याद करने होते थे बचपन में, मार्स, वीनस, अर्थ, ऐसे करके, तो हम लोग एक
वो बना लेते थे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर प्लीज़ गिव मी, इस तरह से करके हम लोग बनाते थे। तो वो एक निमोनिक है, मतलब एक तरीका है हमने ढूंढा है किसी भी चीज़ को याद करने का। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से जो कर्क रेखा है वो कौन से स्टेट से होके गुजरती है, इसको याद करने के लिए भी बहुत सारे निमोनिक्स बनाए जाते हैं। तो निमोनिक जो होता है किसी भी चीज़ को याद रखने का एक तरीका होता है, ये एक तकनीक होती है जो याद करने में मदद करती है। तो 9th का जो फर्स्ट ऑप्शन है अ टेक्निक दैट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है इन हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इफ अ पर्सन हैज़ अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल शी इज़ सेड टू हैव। तो हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाओं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि उसे कहा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस गिवन है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत बुद्धि, और सेकंड है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, और जो अनुभव वाली बुद्धि होती है, और थर्ड है सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, और फोर्थ है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे जो व्यक्तित्व बुद्धि कहा जाता है। तो फोर्थ वाला जो ये 10th क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है कि दूसरों के मोटिव को समझना और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और बिहेवियर को समझना, इसको आप किस तरह की इंटेलिजेंस बोलोगे। मतलब हॉवर्ड गार्डनर इसको अपनी जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली, जिसमें उन्होंने कई तरह की इंटेलिजेंस बताई है, तो उनके हिसाब से ये किस तरह का इंटेलिजेंस है जिसमें हम दूसरों के जो मोटिव, फीलिंग या बिहेवियर को, उनकी भावनाओं को और व्यवहार को हम समझते हैं, उसकी स्किल होती है उसको समझने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है 10th का वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इंट्रापर्सनल में हम खुद के मोटिव्स और फीलिंग्स, बिहेवियर को समझते हैं। तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ये कुछ आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पहले सीटेड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे जा चुके हैं। और इन टॉपिक से लगातार आपके जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उसमें इससे क्वेश्चंस जो हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड तब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।